जय हिंद फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज के इस वीडियो में मैं आपके सामने कक्षा 9 के सामाजिक विज्ञान विषय का सिलेबस लेकर आई हूं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कक्षा 9 का जो नया सेशन है वो शुरू हो चुका है और उससे पहले अगर हम सिलेबस जान लें तो हम अपनी पढ़ाई एक सही डायरेक्शन में कर पाएंगे। आपका जो सामाजिक विज्ञान का सिलेबस है वो 4 हिस्सों में डिवाइडेड है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हमारी सामाजिक विज्ञान की टोटल 4 किताबें होती हैं, जिसमें से जो हमारी पहली किताब है वो इतिहास की है, जिसमें से हमारा 20 अंक का पेपर आएगा। दूसरी हमारी भूगोल की है, जिसमें से भी हमारा 20 अंक का पेपर आएगा। इसके अलावा जो आपकी नागरिक शास्त्र और अर्थशास्त्र है, इसमें से आपका 15-15 नंबर का पेपर आएगा। टोटल आपका 70 मार्क्स का पेपर बनेगा। यानी कि जो आपका लिखित प्रश्न पत्र है वो है 70 अंकों का। तो बाकी के जो 30 अंक हैं वो किसके हैं? आपके प्रोजेक्ट कार्य के हैं। तो टोटल आपका कितना हो गया? 100 मार्क्स का पेपर हो गया। ओके स्टूडेंट्स, तो आपको प्रोजेक्ट कार्य के अंदर भी बहुत अच्छे से प्रोजेक्ट बनाना है ताकि आप अच्छे मार्क्स प्राप्त कर सकें। उसके बाद अब मैं आपको डिटेल में समझाऊंगी आपके इतिहास विषय का सिलेबस। जैसा कि आप यहाँ स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, यहाँ पे मैंने आपके सामने इतिहास विषय का सिलेबस खोला हुआ है, जिसमें आपका जो पहला खंड है इसके अंदर आपकी 3 इकाइयाँ हैं। जो पहली इकाई है वो है फ्रांसीसी क्रांति के बारे में। इस चैप्टर में आप पढ़ेंगे कि जो फ्रांस जैसा बड़ा शहर था वहाँ पे क्रांति क्यों आई, क्या कारण थे कि जो लोग हैं वहाँ पे क्रांतिकारी बन गए। ठीक है, ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे। उसके बाद जो आपका दूसरा होगा वो होगा यूरोप में समाजवाद एवं रूसी क्रांति, कि रूस के अंदर समाजवाद कैसे फैला, रूस में क्रांति क्यों आई। देखो बच्चों, फ्रांस में क्रांति शुरू हुई थी जो कि यूरोप का ही पार्ट है। बाद में ये सारा का सारा पूरे यूरोप में फैल गया और फिर वहाँ पर भी संकट आने लग गए। उसके बाद इसी के अंदर इसी चैप्टर में आप विश्व युद्ध के बारे में पढ़ेंगे, प्रथम विश्व युद्ध के बारे में, और सोवियत राज्य की स्थापना कैसे हुई इसके बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद जो आपकी इकाई 3 है स्टूडेंट्स, जो आपकी इकाई 3 है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें से काफ़ी क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं क्योंकि इसके अंदर आप पढ़ते हैं किसके बारे में? हिटलर के बारे में। जो हिटलर है उसके बारे में पढ़ना हमारे लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि उसने जो जर्मनी में एक संकट पैदा कर दिया था और जो हमारा वर्ल्ड वॉर है उसके अंदर भी हिटलर का जो रोल है वो काफ़ी ज़्यादा है। उसके बाद एक विचारधारा यहाँ पे सामने आएगी। वो विचारधारा कौन सी है? नाजीवाद की विचारधारा। आप पढ़ेंगे कि नाजीवाद से क्या प्रभाव पड़ा जर्मनी पे और बाकी विश्व पे। उसके बाद जो खंड 2 होगा उसके अंदर आपके 2 इजी चैप्टर्स हैं, जिसमें से जो आपका पहला चैप्टर है वो है वन्य समाज और उपनिवेशवाद से जुड़ा हुआ। उपनिवेशवाद का मतलब ये होता है कि जब कोई हम पे कब्जा कर लेता है, हमें अपना गुलाम बना लेता है। तो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि कैसे अंग्रेज़ों ने भारत पे कब्जा किया, कैसे भारत में फिर वन्य आंदोलन हुए अपनी उपनिवेशों के खिलाफ। ये सारी चीज़ें इस चैप्टर में कवर करेंगे। उसके बाद आधुनिक विश्व में चरवाहे, कि अब जो विश्व है वहाँ पे चरवाहों की क्या स्थिति है, पशुचारण क्या होता है, ये सारी चीज़ें आप इसके अंदर पढ़ने वाले हैं। मैं आपसे उम्मीद करती हूँ कि आपने जो खंड 1 है, ठीक है, जो ये हमारा खंड 1 है, आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया है ताकि आप आगे सिलेबस को फॉलो कर पाएंगे। उसके बाद जो आपका खंड 2 है उसमें आपकी इकाई 4 और 5 है, जिसका भी अगर आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे तो काफ़ी बेटर रहेगा। ओके स्टूडेंट्स, तो अब हम आगे बढ़ते हैं, जिसमें अब हम पढ़ेंगे किसके बारे में? मानचित्र कार्य के बारे में। तो बच्चों, यहाँ पे आपका जो मानचित्र कार्य है वो 5 अंक का आएगा। अब इसके अंदर मानचित्र कार्य में क्या क्या दिया हुआ है देखिए। जो आपका फ्रांसीसी क्रांति है उसमें से कौन कौन सी जगह हैं जो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है? बोर्डोक्स, नांतेस, पेरिस एंड मार्सेल्स। ये जो चारों जगहें हैं ये आपको किस पे सीख लेना है? मानचित्र पे मार्क करना सीख लेना है। वैसे ही जो आपका चैप्टर नंबर 2 यानी इकाई 2 है उसमें से कौन सा मानचित्र कार्य आएगा आपका? उसमें से आएगा आपका ये विश्व का रूपरेखीय मानचित्र लेना है। ठीक है, वर्ल्ड वाले पे, वर्ल्ड मैप पे आपको फिल करना है कि प्रथम विश्व युद्ध में कौन कौन से मुख्य देश थे, कौन सी केंद्रीय शक्तियाँ थी और कौन सी मित्र शक्तियाँ थी। केंद्रीय शक्तियाँ इसमें हैं हमारी जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी, टर्की में भी ऑटोमन साम्राज्य, और जो मित्र शक्तियाँ हैं वो हैं हमारी इंग्लैंड, रूस, अमेरिका। इसके बाद जो हमारा तीसरा अध्याय नाजीवाद वाला अध्याय था उसके अंदर से हमसे पूछा जाएगा द्वितीय विश्व युद्ध के प्रमुख देश कौन कौन से हैं। सो स्टूडेंट्स, इसमें हैं हमारी धुरी शक्तियाँ और मित्र शक्तियाँ। धुरी शक्तियों में हमारा जर्मनी, इटली और जापान है।
और मित्र शक्तियों में हमारा यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस और पूर्व यूनियन सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक संयुक्त राज्य अमेरिका भी इसी के अंदर आता है। तो बच्चों मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि ये जो भी सारे के सारे आपके देशों के नाम दिए गए हैं ये सारे आपको वर्ल्ड मैप में भरने हैं। इसमें से जो मेन है ना वो यूरोप के हैं, और अगर आप मैप में ध्यान से देखेंगे तो ये जो यूरोप का जो मैप है वो बहुत ही छोटा होता है, तो आप इन सब की अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना। उसके बाद हम चलते हैं अब अपने भूगोल विषय की ओर। जो हमारा भूगोल विषय है इसके अंदर जो हमारी पहली इकाई है वो है भारत की इकाई, जिसमें हम भारत के बारे में पढ़ेंगे, भारत का आकार एवं स्थिति, बाकी भारत में कौन कौन सी भू आकृतियाँ हैं और प्रमुख नदियाँ, सहायक नदियाँ, इन सब के बारे में पढ़ना है, नदियों में प्रदूषण और नदियों के प्रदूषण को रोकने के कुछ उपाय भी। उसके बाद इकाई 2 के अंदर जलवायु परिचय, जलवायु के बारे में पढ़ना है, सारी ऋतुओं के बारे में आपको पढ़ लेना है, मॉनसून के बारे में भी। उसके बाद जो अगला है वो है प्राकृतिक वनस्पति तथा वन्य प्राणी, वनस्पति के प्रकार, वन्य प्राणी क्या होते हैं ये सब आप पढ़ेंगे। उसके बाद जो हमारी इकाई 3 है वो है जनसंख्या की, इसके अंदर आप पढ़ेंगे जनसंख्या के बारे में, जनसंख्या वृद्धि क्या होता है, जनसंख्या परिवर्तन क्या है, मृत्यु दर, जन्म दर, ये सब भी आप जानेंगे। अब हम देखते हैं हमारा मानचित्र कार्य। मानचित्र कार्य में हम देखिए जो आपको मैंने इतिहास का बताया उसमें से ही मानचित्र कार्य आता है, उसके अलावा इसमें से भी आपका कुछ मानचित्र कार्य आएगा। जैसे कि आप देखिए इसके अंदर हमें दिया हुआ है भारत राजधानियों सहित राज्य है। आपको सारे के सारे राज्य याद कर लेने हैं राजधानियों सहित, कि कौन सा राज्य कहाँ पर है, कर्क रेखा पे कौन कौन से राज्य आते हैं, मकर रेखा पे कौन कौन से राज्य आते हैं, सबसे दक्षिणी, भूमध्य, बाकी के सारे जो भी भारत के मुख्य मुख्य बिंदु हैं वो सारे आपको पता होने चाहिए भारत के मैप पे। दूसरा, भारत की प्राकृतिक विशेषताएं, जैसे कि भारत में कौन कौन सी पर्वत श्रेणियां हैं, जैसे कि काराकोरम है, शिवालिक है, अरावली, विंध्या, सतपुड़ा, पश्चिमी तथा पूर्वी घाट, ये सारे के सारे आपको पता होने चाहिए। पर्वत चोटियाँ जैसे कंचनजंगा, अनाईमुडी, देखिए कंचनजंगा तो ऊपर है, नॉर्थ में है, अनाईमुडी कहाँ पर है, साउथ में है। देन आपका दक्कन का पठार कहाँ है, छोटा नागपुर पठार, मालवा पठार, यानी कि बेसिकली आपको जो इंडिया का मैप है जो आपका आता है फिजिकल एंड पॉलिटिकल दोनों आपको आना चाहिए। 5 मार्क्स का आएगा ये आपका मानचित्र कार्य है, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। हाँ, इसके अंदर आपके तटीय मैदान भी हैं, जैसे कोंकण, मालाबार, कोरोमंडल तट हैं, जो हमारे सारे तट आप समझते होंगे इंडिया के जो साउथ वाला पोर्शन है, ठीक है, इंडिया का जो दक्षिणी है वहाँ पर जो भी तट हैं वो कौन कौन से तट हैं उनके नाम आपको पता होने चाहिए। उसके बाद हम पढ़ेंगे अपवाह तंत्र के बारे में। सो स्टूडेंट्स, अपवाह तंत्र का मतलब क्या है? इसका मतलब है हम पढ़ेंगे नदियों के बारे में, कि जो नदियाँ हैं वो कैसे पूरे भारत में फैली हुई हैं, कहाँ से कौन सी नदी निकलती है और वो किस दिशा में जाती है। एंड मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि यहाँ पे हमें 2 नदियों के बारे में पढ़ना है, एक हमारी हिमालयी नदियाँ और प्रायद्वीपीय नदियाँ। हिमालयी नदियाँ जो हिमालय से निकलती हैं पूरे साल उनमें पानी रहता है, और जो प्रायद्वीपीय नदियाँ हैं जैसे नर्मदा, ताप्ती, कावेरी, इन सब में पूरे साल पानी नहीं रहता। और यहाँ पे हमें कुछ झीलों के नाम भी दिए गए हैं, जैसे कि वुलर लेक, पुलिकट लेक, सांबर, चिल्का, इन सारे लेकों के नाम भी आपको पता होने चाहिए, झीलों के। उसके बाद जलवायु चिन्हित करने हेतु शहर तिरुवनंतपुरम, चेन्नई, जोधपुर, बेंगलुरु, मुंबई, कोलकाता, लेह, शिलांग, दिल्ली, नागपुर, इन सबको भी आपको नामांकित करना है। प्राकृतिक वनस्पति तथा वन्य जीवन। अब जो हमारा अगला चैप्टर होगा वो किसके बारे में होगा? प्राकृतिक वनस्पति तथा वन्य जीवन के बारे में। इस चैप्टर के अंदर आप अलग अलग वनों के बारे में पढ़ेंगे, जैसे कि सदाबहार वन, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, और राष्ट्रीय उद्यानों के बारे में पढ़ेंगे, जैसे कि कॉर्बेट, काजीरंगा, रैंथमबोर। और स्टूडेंट्स, मैं आपसे ये आशा करूँगी कि आप ना ये सारे के सारे जो भी यहाँ नाम दिए गए ना, चाहे वो किसी झील का नाम हो, किसी नदी का नाम हो, किसी उद्यान का नाम हो, आप ये सब ज़रूर याद कर लेना कि कौन सी चीज़ कहाँ पे है। जैसे कि कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड में है, इस तरह से आपको सारे पता होने चाहिए कि कौन सी कहाँ पर है। कौन सा पक्षी भरतपुर वाला कौन से स्टेट में है, सरिस्का कौन से स्टेट में है। अगर आप ये सब भी जान लेंगे तो आपके लिए काफ़ी ईजी पड़ेगा। उसके बाद आप जनसंख्या वाला चैप्टर पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये जो सारा था हमारा, ये क्या था? हमारा मानचित्र कार्य है, ठीक है। ये सारे आपको पता होना चाहिए कौन से स्टेट में है और कहाँ पे हैं, सारी नदियों के बारे में भी। अब हम चलते हैं अपने तीसरी किताब की ओर, जो कि हमारी नागरिक शास्त्र की किताब है। इसमें से आपका 15 अंक का पेपर आएगा।
जिसमें से आपके 6 अंक का जो पेपर है वो शुरू की इकाई में से आएगा, जो जिसमें आपको पता होना चाहिए लोकतंत्र क्या है और क्यों है लोकतंत्र। इसमें आप देखेंगे लोकतंत्र की परिभाषा, सर्वाधिक प्रचलित जो लोकतंत्र है वो शासन का सर्वाधिक प्रचलित स्वरूप क्यों बन चुका है, लोकतंत्र के विकल्प क्या हैं, क्या लोकतंत्र अपने मौजूदा विकल्पी में श्रेष्ठ है। ये सारे जो भी सवाल हैं इनके आंसर्स आपको अपनी बुक में मिलेंगे, इस चैप्टर में मिलेंगे। और भारत का संविधान कैसे बना और क्यों बना, ठीक है, कैसे धीरे धीरे जो संविधान है वो ग्रो कर रहा है, उसकी क्या क्या प्रमुख विशेषताएं हैं, जो हमारा संविधान है वो बाकी संविधानों से क्यों इतना अलग है, ये हम जानेंगे इस चैप्टर के अंदर। उसके बाद हम पढ़ेंगे चुनावी राजनीति के बारे में कि जो भी हमारे चुनाव होते हैं राजनीतिक दलों में, हम प्रतिद्वंदियों को कैसे चुनते हैं, नागरिकों की सहभागिता कैसे होती है, संस्थाएं कैसे काम करती हैं। और फिर हम पढ़ेंगे लोकतांत्रिक अधिकार के बारे में, जो भी हमारे मौलिक अधिकार हैं उनके बारे में जानेंगे, कौन कौन सी हमारी मौलिक अधिकार के अंदर चीज़ें आती हैं, कौन कौन से आर्टिकल्स आते हैं, वो भी आपको पढ़ लेने हैं। अब मैं आपको बताऊंगी अर्थशास्त्र के बारे में। अर्थशास्त्र यानी कि इकोनॉमिक्स, इसमें से भी आपका 15 मार्क्स का आने वाला है। ये थोड़ी सी कठिन होती है, लेकिन क्लास 9th की थोड़ी सी आपको इतनी कठिन नहीं लगेगी शुरू में। इसमें हम सबसे जो हमारा पहला चैप्टर होगा वो होगा पालमपुर की कहानी के बारे में। सो स्टूडेंट्स, पालमपुर एक गांव है, इस गांव की कहानी के द्वारा आपको कुछ चीज़ें समझाई जाएंगी, जैसे कि आपको समझाया जाएगा कि भूमि, पूंजी, श्रम, ये सारी चीज़ें आपको पढ़ाएंगे। संसाधन के स्वरूप हम पढ़ेंगे, जो संसाधन हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, और जो देश की जनसंख्या है वो एक बहुत ही बड़ा संसाधन होती है, ठीक है। महिलाएं क्या कार्य करती हैं और उनके द्वारा किए जो काम है उसका कभी भुगतान नहीं होता। महिलाएं जो अपने घरों में काम करती हैं उसका कभी भुगतान नहीं होता। उसके बाद बेरोज़गारी भी पढ़ेंगे, बेरोज़गारी की भी अलग अलग तरह की बेरोज़गारी होती है, वो आप पढ़ेंगे, जैसे कि प्रच्छन्न बेरोज़गारी, छिपी हुई बेरोज़गारी। उसके बाद हम पढ़ेंगे निर्धनता के बारे में। निर्धनता यानी कि गरीबी, इसके अंदर आप जानेंगे कि गरीब है कौन और गरीबी रेखा क्या होती है, सरकार ने गरीबी उन्मूलन के लिए कौन कौन से कदम उठाए हैं, ये आप इस चैप्टर में पढ़ेंगे। और भारत में खाद्य सुरक्षा, भारत के अंदर जो अकाल वगैरह आते थे पहले, कैसे भारत खाद्य में आत्मनिर्भर बना, ठीक है, कैसे हरित क्रांति के बाद जो भारत है वो आत्मनिर्भर बन पाया है, ये हम इस अध्याय में पढ़ेंगे। सहकारी समिति क्या होती है, जैसे कि आपने अमूल के बारे में सुना होगा, वो एक सहकारी समिति है। उसके बाद हम आपको यहाँ पे दिखा रहे हैं, ये है आपका प्रोजेक्ट कार्य, आप इसको पढ़ लेना कि क्या क्या प्रोजेक्ट कार्य में दिया गया है। ये आपके इस विद्यालय के अकॉर्डिंग थोड़ा बहुत चेंज भी हो सकता है, ठीक है। इसमें आपको कैसे कैसे अंक मिलेंगे वो यहाँ पे दिया हुआ है। मुझे आशा है कि आपने इसका भी स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, ठीक है। इसके बाद ये आपका मूल्यांकन है कि कब कब आपके एग्ज़ाम्स होंगे, कब आपके पेपर होंगे, ठीक है। अगस्त में, दिसंबर में, और आपके MCQ वाले पेपर भी होते हैं। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पे देखिए MCQ वाले मई माह में होंगे, ठीक है। उसके बाद आपके वर्णनात्मक वाले जुलाई में, फिर MCQ वाले होंगे नवंबर में, देन दिसंबर में आपका फिर से वर्णनात्मक होगा। इस तरह से आपके पूरे साल का आपको बता दिया गया है कि कब कब आपको क्या करना है, कैसे आपको पढ़ना है। मुझे आशा है कि आपको सोशल साइंस का यानी कि सामाजिक विज्ञान का जो सिलेबस है वो अच्छे से समझ आ चुका होगा। अगर आपकी कोई क्वेरी है, आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है, तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमसे सवाल पूछ सकते हैं। चलिए, तो अब हम मिलेंगे अपने अगले वीडियो में। जब तक के लिए बाय।